अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोरोना वायरस तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कोविड की शरह जो है थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी एक नया वेरिएंट जो है आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जिसने जो पैदा हुआ है वो हुआ है जी साउथ अफ्रीका से जो है वो वेरिएंट पैदा हुआ है नया, और बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। अभी अफ्रीका में गया है, वहाँ से पैदा हुआ है, लेकिन अभी देखते देखते वो कनाडा भी पहुँच गया है। तो कनाडा में तस्दीक हुई है कि जी 2 बंदों को जो है ये वेरिएंट अभी सामने आया, उनको सामने आया ये जो ओमी नाम का वेरिएंट है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको फ़ौरन मुतासिर करता है आपके लंग्स को, और बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जाकर फ़ौरी तौर पर आप लोग जो है वो वैक्सीन लगवाएं। और इसी पे बात करते हैं, ये सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। जो सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के सदर हैं, वो कहते हैं जी तमाम मुल्कों ने जो आप लोगों ने ये सफरी पाबंदियाँ आयद करवाई हैं, इसको फौरी तौर पर हटा दें, क्योंकि इससे जो है मुल्क की मईशत काफ़ी तबाह होगी। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जी चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। उनसे बातचीत करते हैं और उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील बेग साहब, जैसा कि मैंने बताया कि ओमी वेरिएंट यानी जो नया है ओमिक्रॉन जिसका नाम है, ये कोविड के नया वेरिएंट है जो कि अफ्रीका में पैदा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अभी भी हमें कोई और वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता, एक दूसरा मुसीबत मैं तो समझता हूँ हमारे पूरी दुनिया पे आ जाती है। पहले तो होता था मुल्कों की हत्या, मुल्क में हुआ, सूबे में हुआ, इधर हुआ, कोई चीज़ आई निकल गई, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब तो एक मुल्क से चलता है दूसरे मुल्क में पहुँचता है और पूरी दुनिया उसमें परेशानी में मुब्तला हो जाती है उसकी वजह से। अब ओमिक्रॉन नाम भी माशाल्लाह एक अच्छा उन्होंने सोच रखा है उन्होंने वेरिएंट का। देखिए, वैक्सीन जब आई थी तो ये कहा जा रहा था कि इस वैक्सीन को लगवाएं ताकि आप कोविड से महफूज रह सकें। हम तमाम पाकिस्तानियों ने बगैर इल्ल-ओ-जुज़्ज़त के वो वैक्सीन लगवा ली। अब वैक्सीन लगने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने आप को बूस्ट किया, हमारे इम्यून सिस्टम ने बूस्ट किया, तो हम अब महफूज हो गए। ये हमने महसूस किया, हमें बहसत इंसान कि हमें ये लगा कि अब हम शायद बहुत अच्छी ताकत में आ गए। लेकिन जब ये वेरिएंट आया तो अब कहा जा रहा है कि जनाब अब शायद आपको दोबारा वैक्सीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो पहले लगवा चुके हैं क्या वो दोबारा वैक्सीन लगवाएंगे? एक क्वेश्चन है कि भाई तो पहले क्या वो वैक्सीन वो क्या था, मजाक था क्या? हाँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को WHO के साथ कोई बात करनी चाहिए कि भाई ये एक तमाशा सा बनता जा रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि अब फिर आप वैसे ही जिस तरह पहले कारोबार तबाह बर्बाद हुए वो फिर हो जाएंगे। अब आपके सामने वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त जो तबाही की तरफ जा रही है। ये जो अपना फ्लाइट्स वगैरह जब बंद हो जाती हैं तो पूरा सिस्टम रुक जाता है दुनिया का। आप उसको भी रोकने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में फैलती हैं, वो भी इसी तरह का हैंडलिंग होती है, उनकी भी कहीं इधर से उधर चली जाती हैं। लेकिन आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप चीज़ों को बंद ना किया करें। आप बंद करने का मकसद ये होता है कि आप एक तो माशी तौर पे वैसे ही पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बुरा हाल है। आपके सामने पेट्रोल को देखिए कहाँ जा रहा है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह लास्ट टाइम कोविड में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जैसे स्मार्ट लॉकडाउन और ये चक्कर किया, उसी तरह का रखा जाए। ये मार्केटें बंद ना की जाएं, ये स्कूल बंद ना किए जाएं। आप प्रिकॉशंस लें, जो भी प्रिकॉशंस है वो मेजर लिए जा सकते हैं, आप उस पे काम करें, मास्क पे कर लें, अगर जो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है चीज़ वो कर लें। बाकी अगर ये अब एक नई बात जो है आई है कि जनाब वैक्सीन वाली, तो पहले हमने कौन सी जो वैक्सीन थी गवर्नमेंट के कहने पे लगवाई ना। हाँ। हम में से किसी एक ने जाके खुद वैक्सीन नहीं परचेज की, हमने खुद जाकर नहीं लगवाई, ना हमारी ख्वाहिश थी, हमें कहा गया लगाओ तो हमने लगवाई। तो हमने अपनी ख्वाहिश को एक तरफ रखा, आप लोगों की बात मानी। तो अब अगर एक नई चीज आई आए उसको एक हफ्ता नहीं हुआ अभी से आपने जनाब कौम को डराना शुरू कर दिया है कि जनाब आप तैयार हो जाओ, बूस्टर लगवा लो, ये करवा लो। आई थिंक मेरा ख्याल है कि पैनिक बनेगा, ये इसको पैनिक ना बनाया जाए। इससे अपने अब हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में घिरी हुई है, बेटा खर्क हुआ हुआ है। मैं आपको सीरियस बताऊं, जिस तरह की महंगाई है ना इस वक्त, जिस तरह की, खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूँ कई घराने ऐसे होंगे कि शायद कोई एक वक्त का खाना खाते होंगे, शायद मुझे यकीन है। क्योंकि रीजन ये है कि जब हम आम दिनों में उनको बेचारों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था, आज वो इस महंगाई के आलम में कैसे खाते होंगे, क्या पकाते होंगे, क्या बच्चों को देते होंगे, क्या वो जिंदगी उनकी गुजर रही होगी, किस तरह वो कर्ब से जिंदगी गुजार रहे हैं। और मजीद एक नई मुसीबत ला के हम खड़ी कर दें। और ठीक है, आप उसके ऊपर जो भी प्रिकॉशंस लेने वो लीजिए, कौम पहले भी आपके साथ थी, आज भी इस पे, लेकिन खुदारा ये
ये ना कीजिएगा कि जो लास्ट टाइम आपने किया, हर चीज बंद कर दिया आपने, पानी बंद, खाना पीना बंद, रोटी बंद, सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, तो जिंदगी तो रुक गई थी। ये कहाँ का इंसाफ? ये 2 साल आपने जिंदगी रोक दी। आप सोचें कि जो 2019 में जो थोड़ा मिडिल क्लास थी वो शायद आज नीचे पुअर क्लास में चली गई। ऐसा ही हुआ है। तो ये चीजें रोकनी का काम जो है मेरा ख्याल है। और दूसरी बात, अब पहली बात है कि हमारे जो चारों सूबे हैं और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, ये एक ही फैसला होना चाहिए। ये सब नहीं आते ना, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते तो फिर ये तो फिर बड़ी ज्यादती है। फिर आप अगर कोविड को कंट्रोल करने के लिए तो आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा डंडा उठा लेते हैं, और कंट्रोल करने के लिए दुकानों को फाइन भी होता है, जुर्माने होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, ओके। तो एक काम, जब ये महंगाई हो रही है तो इस पे भी तो डंडा उठाएं आप। फिर इस पे नहीं उठाना, नहीं तो डंडा तो इस पे भी उठना चाहिए असूली तौर पे, कि जब कोविड में आप उसको रोकने के लिए आपने दुकानें बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिए, सड़कें सन्नाटा कर दी, तो भाई वो जो महंगा बेच रहा है, नाजायज मुनाफाखोर है, उसके ऊपर भी उसी तरह का एक एक्शन करे ना, ताकि ये कि उसको भी लगे कि जब कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है तो इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठकर चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर को साथ बैठाएं, उसके बाद फैसला करें कि अब आगे का स्टेप क्या है। अगर इस तरह करना है तो फिर ये चूचू की मलैया बनती है और उसका नुकसान बिल्कुल आवाम को होता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात करी। अगर हम बात करें अब नस्ला टावर की, जो कि आपको पता है कि आज जो करंट टॉपिक चल रहा है वो नस्ला टावर का चल रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लवाहिकीन जो है वो अभी तक उनको कोई मदद नहीं पहुंची कहीं से भी, और बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है अब ऑर्डर्स हैं तोड़ने का, तो वो उस पर काम भी शुरू हो गया है। शकील बेग साहब मौजूद हैं, उनसे पूरा जो है ना मामला क्या है वो जानते हैं। शकील बेग साहब जरा बताइएगा कि मतलब पूरा मामला बेसिकली नस्ला टावर का है क्या? आप वहाँ पे गए थे तो आप ज़्यादा जानते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, नस्ला टावर में तकरीबन 44 के करीब अपार्टमेंट थे, और ये कोई 1.25 करोड़ और 2 करोड़ रुपए की परचेजिंग हुई थी लोगों की। तो ये सारे आबाद थे, 3 साल से आबाद थे, और 3 साल से ये अपना बिजली गैस का और गवर्नमेंट को जो टैक्स होता है वो भी दे रहे थे, यानी कि जो गैस में टैक्स लग के आया या बिजली में लग के आया, पानी में लग के आया, ये वो भी पेड कर रहे थे। और ये बाकायदा आबाद के साबका जो चेयरमैन थे, मैं उनका नाम थोड़ा सा मिसिंग कर रहा हूँ, उनके ससुर साहब का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी मैंने जब इसे बनाया तो ये प्लाट की इतनी ज़मीन जो पहले मैंने ली थी, और ये मैंने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से बाकायदा इसको लिए के रेगुलाइज करके और एनओसीज लेने के बाद मैंने इसको बनाया। बात उसकी ठीक है, चले हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं, वैसे ठीक नहीं है लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उसको अस्यूम करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन ग्रीन बेल्ट था वो, ठीक है, ग्रीन बेल्ट था, और साथ में इधर सर्विस रोड था, ठीक है, जहाँ इन्होंने कमर्शियल दुकानें निकाली हैं। ठीक हो गया उसी नस्ला टावर। जी। असल तो फसाद की जड़ वही है कि वो जो दुकानें निकली हैं, वो दुकानें ऐसे निकली हैं कि आप अगर इधर आप आए पीएसओ के पंप से, अगर वहाँ से आप चलते सदर से आ रहे सर्विस रोड पे आएंगे तो आपको एकदम आगे सामने ये नस्ला टावर आ जाएगा, उसकी दुकानें दिखाई देंगी जी, जो 3-3, 4-4 करोड़ की उसने सेल की या नहीं की है, इतने की थी, लागत करती होगी डेफिनेटली वो भी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये एनओसीज दी हैं अदारों ने, तो सवाल ये पैदा होता है कि अदारों ने क्यों दी। 17 एनओसीज मैंने सुना है। बिल्कुल, वो देखिए आज आबाद जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। एनओसी दी, अगर वो पैसे खा के दिए, जिस तरह भी दिए, तो असूली तौर पे इसका जिम्मेदार वो इदारे हैं जिन्होंने एनओसी दी। मेरी नजर में सबसे बड़ा जिम्मेदार है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, उनकी जमीन थी जो पहले उन्होंने एनओसी दी होगी ना, उसके बाद ही दूसरे जो नस्ला टावर को मिली, और दूसरे जो गवर्नमेंट के बाकी इदारे उन्होंने भी दी होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो 44 घर रहते थे, अगर मैं 44 को अगर मैं 5 से भी करूं, 4-5 लोग तो होते हैं ना, मियाँ बीवी और फिर 3-4 बच्चे भी होते हैं हर घर में, तो तकरीबन 150-200 अफराद वहाँ रहते थे, जो जिनकी नस्लें उस नस्ला टावर की वजह से दरबदर हो चुकी हैं। मैंने सुना लोगों ने अपनी जमा पूंजी बेचकर वहाँ पे फ्लैट्स खरीदे थे। ऐसे ही बाकायदा एक खातून और उसके बच्चे थे, और वो रोए हैं हमारे साथ खड़े होकर, लिटरली रोए हैं। उनका जो निजी टीवी चैनल ने जब रिकॉर्डिंग की थी तो मुझे खुद रोना आ गया था। डेफिनेटली सी बात है कि किसी ने अपना इतना किस तरह खरीदा होगा। हम इस चीज़ को फील करते हैं ना, बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें पता है कितनी मेहनत करके आप एक अपना घर का आशियाना बनाते हैं, और वो आशियाना इस तरह को बिखर जाए और उसको आकर तोड़ने का हुक्म हो जाए।
उस तोड़ने की वजह से मैं समझता हूँ अभी भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उन 17 अदारों की जिन्होंने एनओसी दी है ना, उनके खिलाफ बेहतरीन तहकीकात करें और एक्शन लें उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो बिल्डर की प्रॉपर्टी है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ, एक तो वो सेल करके, दूसरी मजीद उसकी जो जमीनें हैं वो फौरी तौर पे उस बिल्डर की कार्रवाई की जाए, इसका नाम ईसीएल में डाला जाए। ठीक है जी। मेरी बात बड़ी बुरी लगी थी उस दिन कुछ दोस्तों को कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो भाई ये तो सच है ना। नहीं, ईसीएल में नाम डाले, अगर वो निकल गया बाहर तो फिर क्या करेंगे। अभी वो जो बिल्डर थे वो बीमार थे, उनका बेटा आके फेस कर रहा था जी मेरे वालिद साहब बीमार है, तो जो वो 44 घर जो इस वक्त बीमार हो गए उनका क्या बनेगा। अच्छा, इसमें 2-3 लोग ऐसे घराने भी थे, 2-4 जिन्होंने बाहर रहते हुए पैसा कमाया, पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान में उन्होंने ये जमीन खरीदी कि चलो ये, अब अगर मैं जब ये तोड़ा जा रहा है तो आपको पता है वो जो 2.25 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट था वो इस वक्त कितने का है पता है आपको? 3.5 से 4 करोड़ रुपए का है। और फिर दूसरी बात, जब उन्होंने 3 साल पहले ये परचेज किया था उस टाइम डॉलर पाकिस्तान में 115 रुपए का डॉलर था, आज 175 रुपए का डॉलर है। आप सोचे ना कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू कौन देगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दिलवा सकती है, चीफ जस्टिस साहब ही इसको दिलवा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने गलती की है हमारे सार्फिन ने, तो उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनकी भी तो नहीं होनी चाहिए, उनको तो नहीं पता, उनके सामने तो ये होगा ना सारे एनओसी कंप्लीट है। मसला मैं अगर चीज खरीदूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं केडीए जाऊंगा, केएमसी जाऊंगा, एसबीसी जाऊंगा, मैं इन्हीं इदारों में जाऊंगा ना, इनसे पूछूंगा। फिर अच्छा ये सारी चीजें लेगा तो फिर बिजली लगेगी, उसके बगैर नहीं लगती, तो बिजली वालों ने भी तो इसको चेक करवाया होगा ना। फिर उसके बाद गैस लगा तो उन्होंने भी चेक करवाया होगा, वाटर बोर्ड ने कनेक्शन दिया उसने भी चेक करवाया होगा। यानी कि जितनी भी चीजें मैंने की या मैंने खरीदी तो मैंने तो चेक किया ना सारा कुछ। फिर आबाद ने खुद भी अपना एक काउंटर बनाया हुआ था कि वहां भी लोगों ने कहा हमने जाके चेक किया है। अब या तो कोई इसका एक ऐसा मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट वाज़ा करे अपने ऑर्डर के तहत कि कोई वन विंडो ऐसी जगह हो जाए कि जहां पर कोई ऐसा अंसर ही बाकी ना रहे कि खुदा ना खास्ता अगर मैं जाऊं और वहां अगर 2 नंबर जगह है या गलत है उसकी वेरिफिकेशन ना हो, ताकि कम से कम ये फिर सुप्रीम कोर्ट ही करवा सकती है, ये कम से कम कोई और नहीं करवा सकता। क्यों कि फिर वही होगा कि फिर वही सिलसिला चलेगा, फिर वही रिश्वत चलेगी, फिर वही 2 नंबरियां होंगी, फिर उसके बाद फिर से अभी भी देखे ना, अगर आज मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो अभी भी शहर में बेजा जगह पर, बहुत जगहों पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और वो उसमें से ये नहीं पता कि गैर कानूनी कितनी है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। यहाँ तो अगर आपका घर है, लीगल घर है आपका, आप उसके ऊपर अगर एक पानी की टंकी बनाए ना तो ये इदारे वहां भी पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, उस टाइम ये इदारे सो रहे थे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक मर्तबा एक्शन ले ले इनके ऊपर, खुदा की कसम ये सुधर जाएंगे। सारे जो अथॉरिटीज है, मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए है, सब ये सारे जितने भी इदारे हैं कब वहां कहां सो रहे थे जो कि पहुंचे नहीं। आप एक बजरी की वो छोटा सा ट्रक तो बहुत बड़ी चीज होती है, डोंकी कार्ड ही ले लें आप, उसका लाएं, उसके आप अपने घर के आगे डलवा दें, आपके पास पुलिस आ जाएगी। क्यों काम हो रहा है? अच्छा जी चलो, अंडर द टेबल उसने लिए चला गया, या फिर कोई मजिस्ट्रेट का बंदा आ जाएगा, या फिर आपके पास केएमसी का बंदा आ जाएगा, केडीए का बंदा आ जाएगा, हदूद इसकी थी उसका हदूद वाला आ जाएगा, इधर से हदूद से कम होगी उसके, मतलब पूरा ऐसे आपको जकड़ देगा, लेकिन वो आपको जरूर पकड़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जब ये सब कुछ होता है तो फिर अवाम बेचारी जाए कहाँ, किसके आगे सर मारे? हमारे लिए तो मौजूद जज ही हैं, क्योंकि वही इंसाफ दे सकते हैं। और उनको वही, अगर ये नस्ला टावरों की नस्लों को अगर वो थोड़ा सा महफूज कर दें कि उनको ये जो पैसा है ना ये मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो वो कहीं अपना सर छुपाने का घर। अभी तक उनको कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला। झूठ बोला था इन्होंने, कुछ बिल्डर्स वहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा जी मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसी टाइम हमने मकीन हमारे साथ ही बैठे थे, मकीन वहाँ के 3-4, उन्होंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही हवा में बात हो रही है। हवा में बात है। असल में देखिए, जो हमारे यहाँ ना, असल में बिल्डर में मैं सबको गलत नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर कारोबार करने वाला गलत होता है, लेकिन कुछ कारोबार में ऐसे लोग आ जाते हैं, लोग के जो शायद उस कारोबार में गलत काम करते हैं, माफियाज हैं फिर, और फिर उसको हम माफियाज कहते हैं, जिस पे ये अच्छा फिर इनको बड़ा बुरा लगता है ना
अमूमन मैं एक रेडियो शो में भी था, तो उसमें एक फ़ोन करके उन्होंने कहा जी आप हमें माफिया ना बोला करें, आप हमें अरे हम आपको नहीं बोलते, हम उनको कहते हैं जो गलत काम कर रहे हैं। तो अगर आप गलत कर रहे हैं भाई, आप भी माफिया हैं। अगर आप सही हैं तो आप माफिया में नहीं आएंगे। आप माफिया हैं, हम आप पे माफी मांग लेते हैं। सही है। आप अपने माफियापन छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते। जब हम मिलावट नहीं छोड़ सकते, जब हम दूध के अंदर सब कुछ गंदगी कर सकते हैं, तो पाक चीज के अंदर तो ये तो बिल्डिंग है, मिलावट, इसमें तो मिलावट है। आपने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन लेना चाहिए, ताकि पता लगे कि क्या हो गया। असल तो उसी ने किया, और जब करेंगे तो पता नहीं कितनी और फाइलें भी चीजें निकल कर आएंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे रेवेन्यू जनरेट करे, जो कि गवर्नमेंट को आजकल वैसे भी पैसे की बहुत जरूरत है। अगर इस तरह हो जाए तो ठीक ठाक पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास भी। जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाना आपने। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे थे नस्ला टावर पर, और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब जानते हैं कि नस्ला टावर को, शकील बेग साहब ने बताया कि जैसे नस्ला टावर के जो लोग हैं उनको अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि वहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ पर गुजारा करें? कोई अपने रिश्तेदारों के घर गए या वहीं पर ही बाहर बैठे हैं सब लोग? नहीं, लोग चले गए थे, कुछ रिश्तेदारों के गए, कुछ ने रेंट पे जितना कर सकते थे, क्योंकि ये खाली तो काफ़ी टाइम हो गया इसको किया हुआ है। अब सिर्फ इसकी बिल्डिंग को तोड़ने का जो काम है, डिमोलिश करने का, वो चल रहा है, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों नहीं अभी तक ये डिमोलिश हुई है। तो पहले तो इसको शायद बम शम से उड़ाने का प्लान था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दिया क्योंकि वो ब्रिज भी गुजर रहा है और फिर नाला है, तो इसलिए उन्होंने इसको अब ये कि मैनुअली तरीके से शायद इसको डिमोलिश करेंगे। अच्छी कंस्ट्रक्शन थी हालांकि वो बिल्डिंग, और चूंकि इसके साथ नाला भी है तो वो उसको भी देखना था,
जब इसने बनाया होगा तो डेफिनेटली इसने कंस्ट्रक्शन अच्छी की थी। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि जो देखें इसमें डिस्टर्ब कैसे नहीं हुए होंगे। मिसाल के तौर पे एक फैमिली जो थी जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मूव करके वो जा रहे थे नाज़िमाबाद की तरफ। अब आप सोचें उनकी 2 बेटियाँ स्कूल जाती थी, वो तो इधर ही पढ़ रही थी ना। हाँ। अब वो नाज़िमाबाद जा रहे हैं अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ, अब वो उसकी एजुकेशन तो गई। इसी तरह और फैमिली उसके साथ भी बहुत कुछ इश्यूज़ थे, और एक आध फैमिली ऐसी थी कि जो मतलब वो इतने डिसाइड थे कि उन्होंने पाकिस्तान ही छोड़ने का सोच लिया था कि जी हम पाकिस्तान ये सोचें कि आप कोई रिश्तेदार भी आपको कितना बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद तो एक ना दिन आपने जाना ही है ना वहाँ से। देखें बर्दाश्त की भी बात नहीं है, दूसरी बात है कि कितने दिन आप खुद भी रह सकते हैं। देखिए ना, एक आपकी प्राइवेसी होती है, एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। इस पे इन्होंने कहा था बिल्डर ने कि जी हम इनको एडवांस पेमेंट भी देंगे ताकि ये रेंट पे जो जगह ले रहे हैं उसका किराया भी देंगे। लेकिन जो जितने लोगों से मेरी बात हुई जाती तौर पे वहीं खड़े हुई थी बात, उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं दिया, झूठ बोला जा रहा है। बाकायदा मेरे पास क्लिप है इसका, ऐसा नहीं है, बाकायदा मीडिया ने, निजी टीवी ने उसको ऑन एयर किया है उस क्लिप को। तो आप मुझे बताइए कि जब ये सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं फिर लोगों को नहीं मिला है तो फिर कैसे आगे उम्मीद रखें। तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गिराएं, हम तो कह रहे हैं इसमें जो गैर कानूनी काम हुआ है, लेकिन उन गैर कानूनी काम करने वाले को भी तो पकड़ा जाए। बिल्डर अगर गलत है तो उसके साथ जिन्होंने बिल्डर को एनओसीज दी उनको भी छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, उनको भी तो लाए आप कहीं शिकंजे में। तो फिर उसके बाद ही माशरा ठीक हो सकता है, उसके बाद ही आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है, वरना नहीं ठीक हो सकती। होगा यही कि एक नस्ला टावर गिर जाएगा, उसके बाद फिर एक और गिरेगा और, लेकिन ये मामला और शायद अभी भी बन रहा होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब इस्लामाबाद में ट्विन टावर जिनका केस चला रेगुलाइज्ड हो गए थे, जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनके टाइम की बात है, वो रेगुलाइज्ड हो गए। इसी तरीके से लाहौर की कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेगुलाइज्ड हुई हैं। इसी तरह इस्लाम पिंडी में हुआ है। तो मेरा मकसद कहने का है, तो अगर कराची में भी ये चीज़ कर दी जाए कि अगर वो खुदा न खास्ता कहीं सड़क बंद नहीं कर रही है या उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, या अगर वो दुकानें थी उसकी दुकानें ख़त्म करवा देते, ऊपर की बिल्डिंग को रहने देते। लेकिन अब ये सारी बातें तो अब अफसानवी हैं, क्योंकि अब तो करना बेकार नहीं है, बेकार है ये बातें करना। अब तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए चीफ जस्टिस साहब एक ऐसा एक प्लान दे दें जो कि भाई इसके ऊपर अमल करें ताकि सारे भी महफूज रहे और बिल्डर भी अपना पैसा तबाह बर्बाद ना करे। तो फिर ठीक है, वरना तो यही है कि जो रोना है वो मजीद चलता रहेगा और इसी तरह फिर हम रोते रहेंगे और फिर हालात बुरे होंगे। जी आपने सुना नस्ला टावर का पूरा कंप्लीट वाकया जो कि शकील बेग साहब ने पूरा बता दिया। अब बात करते हैं जी गैस की। 8-8 घंटे गैस तो नहीं आती है, लोड शेडिंग जो है वो उरूज पर है। लोग घरों में जब सुबह अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं नाश्ता के बगैर निकलते हैं, ना चाय मिलती है ना ही वो नाश्ता कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। शकील बेग साहब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पेट्रोल की बंदिश हुई, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, मतलब एक रहस देकर ये बचा जो था वो गैस बची थी। ये भी अगर हम बंद कर देंगे तो जो ये आवाम है, जो सारिफ है, वो कहाँ जाएगा? देखिए एक अलमिया है, वो मेरा ख्याल है शहजाद राय कहते हैं कि जब मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला है, उसका एक वो गाना है शायद इस तरह का, मैंने होश संभाला है तो तब भी ऐसे ही थे हालात, मतलब तो आज भी वैसे ही है। तो इसी तरह मैं भी समझता हूँ कि मुझे 10 साल 11 साल हो गए अपने कंज्यूमर राइट्स पे काम करते हुए, और मैंने जब से देखा है तो सुई गैस को हमेशा इन दिनों में ऐसे ही बर्बादी करते देखा है, चाहे वो सुई गैस यहाँ हो, साउथ हो या नॉर्थ हो, कहीं भी हो। रीजंस फिर इसमें एक माफिया एकदम निकल कर सामने आती है, उसका नाम है एलपीजी। ठीक है, अब वो एलपीजी भी आपको पता है आपकी सकत से दूर होता जा रहा है। रीजंस क्या है कि 200 से ऊपर की उसके प्राइस जा रही है। अब अगर एलपीजी भी इतना महंगा लेकर आप कैसे आप मिसाल के तो एक गरीब के लिए सुई गैस ही कास रहा है, चाहे कुछ भी है, वो 3 टाइम खाना पक जाता है, उसका महीने का बिल आ जाता है 500-600 रुपये 700 रुपये आ जाता है। अब एलपीजी अगर लगाता है तो उसको बिल आता है 8 से 9 हज़ार रुपये का, 8 से 9 हज़ार रुपये। ठीक है, अब ये ऐसा लगता है कि जैसे वाटर बोर्ड पानी बंद कर देता है ना, तो टैंकर माफिया आ जाती है। इसी तरीके से बिजली नहीं आती तो सोलर पैनल लगने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से सुई गैस खत्म तो एलपीजी आ जाता है। अब मैं कई सोसाइटियों में विजिट करके आया हूँ, तकरीबन कोई 1-1.5 महीने पहले मुझे लोगों ने कहा था कि सुई गैस नहीं है, तो उसके सिलसिले 9,000 रुपये का मंथली सिलेंडर चेंज होता है। मंथली 9,000 रुपए का 120 गज के घर, और जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती वो लकड़ियां ढूंढेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि ये सारी चीजें जो महंगी हो गई हैं, मतलब गरीब का जो 2 वक्त की रोटी बनती होगी, अब आप मुझे बताएं कि जब ये 2 वक्त की रोटी उस टाइम पे खा लेते थे, अब तो गैस नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये हमें पत्थरों के ज़माने में ले जाना चाहते हैं
है, आप पत्थरों पे जाएं, पत्थर को मॉडर्न एडवांस तो है लेकिन अब पत्थर जलाने पड़ेंगे। आपको यकीन करें आप कि आप कभी किसी छोटे इलाके में चले, मेरे साथ विजिट करें, आपको रोना आ जाएगा। इतनी मुश्किल जिंदगी होती जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं एक अजीब अजीब बातें करेंगे कि जनाब कभी वो आर्मी के खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। वो महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, उस पे कोई बात नहीं कर रहा, असल इशू पे कोई बात ही नहीं कर रहा। वजह मैं बता देता हूँ आपको क्यों नहीं कर रहा है। इनको पता है अगर कल हम आ गए ना तो हम भी इन कंट्रोल कर सकेंगे, तो आज इसलिए बात ही नहीं करो। तो क्योंकि इमरान खान साहब का भी तो जब आए थे तो यूनिट बिजली का कितने का था और आज कितने का है, अंदाजा कर लेना। सुई गैस कितने का था, आज कितने, जबकि इमरान साहब खुद कहते थे कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे अगर ये इतनी ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। आज तो यूनिट महंगा है। जब मेरी के इलेक्ट्रिक के लोगों से भी इस सिलसिले में जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि यार हम क्या करें, मुझे बताए ना, हमें तो जो यूनिट है हम तो उसी को चार्ज कर रहे हैं। हाँ। तो अब महंगा है तो गवर्नमेंट का काम है, फिर उसके अंदर टैक्सेस बहुत सारे लगे। इसी तरह सुई गैस का अलमिया ये है कि सुई गैस का जो अदारा है, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, इन्होंने मेंटेन ही नहीं किया सिस्टम को। इनका सुई गैस चोरी होता रहे, इनका लीकेज हो रही है, होती रहे, उसके लीकेज जो होती है उसका भी तो आवाम को ही भरना पड़ता है। ये लॉसेस जो है ना हमारे गले डाल देते हैं, सारिफ के गले आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इतनी तमीज से मोहब्बत से बातें करेंगे। भाई आप लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। हमाद अजहर साहब ने ये बात की थी कि जनाब ऐसा हो कि इसको 3 टाइम कर दिया जाए ताकि लोगों को 3 टाइम गैस मिल जाए, 1 घंटा सुबह 1 दोपहर। वो सिलसिला लीगल तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन इलीगल तरीके से आपने शहरियों के इलाकों की गैस की बंदिश शुरू कर दी है। ठीक है, सुबह के टाइम कई फजर वजर में खुलती है, फिर उसके बाद चली जाती। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें आती ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं हम सीएनजी बंद कर देंगे, तो सीएनजी ऑलरेडी बंद है। सीएनजी कहाँ चल रहा है? सीएनजी स्टेशन तो तकरीबन बंद पड़े रहते हैं। और फिर एलएनजी उनको मिलता है तो वो महंगा है। अब जिनको एलएनजी मिल रहा है तो वो एलएनजी भी आपने मुआहदे नहीं किए कि वो आ जाए। मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अवाम खुद जाके सिस्टम सही करेगी, कैसे होगा सिस्टम? या आप लोगों ने तो एक्शन नहीं लेना। नहीं देखिए ना, इतना बड़ा अलमिया है कि मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म साहब इतने बेचारे कमज़ोर हैं। हालांकि उनकी नीयत पे मैं तो बिल्कुल शक नहीं करता। मैं कहता हूँ इंतहाई मेहनती इंसान है और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक अल्फाज बड़ा बुरा लगता है मुझे, घबराना नहीं। अब कितना हम ना घबराएं, हमारी तो हालतें ख़राब है। और फिर दूसरा, चीनी वाले खड़े हो जाए आप कह देते हैं माफियाज, आटे वाले खड़े हो जाए आप कह देते हैं माफियाज। तो आप मुझे बताएं ना, फिर इन माफियाज को खत्म कौन करेगा? जब मेरा वज़ीर आज़म नहीं कर सकता तो फिर आम शहरी तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो दूसरी बात है, सूबों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। 18वीं तरमीम में सूबे बहुत ताकतवर है, ये महंगाई को कंट्रोल करना सूबों का काम है और सूबे कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन गैस के लिए फिर से मैं उसी पे आ जाऊंगा कि गैस के लिए अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कराची के शहरियों को, बल्कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पे गैस मिलना बहुत मुश्किल होगी। शकील साहब, आपने अभी कहा था कि जो सीएनजी है वो सीएनजी स्टेशन जो है वो बंद है। लेकिन जो ये सुई सदन गैस कंपनी, उन्होंने कहा जी 1 दिसंबर से जो है वो हम 2.5 महीने के लिए जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद कर देंगे, क्योंकि और जो तमाम गैस है वो आवाम को देंगे। पहले तो आप लोग 8-8 घंटे गैस ऑलरेडी नहीं दे रहे, अभी ये क्या नई कहानी है? देखिए, पहली बात ये है कि सीएनजी के साथ एलएनजी भी चल रहा है। ठीक है, अब एलएनजी अगर चल रहा है तो एलएनजी जो है वो गैस है, ठीक है, वो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके पास आ रही है, आप वो लोगों को दे रहे हैं। अब अगर एलएनजी भी आप बंद करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो आम घरेलू सारिफ इस्तेमाल नहीं करता है, वो तो आप उनको देते हैं, अपना सीएनजी स्टेशंस को देते हैं आप। तो वो अगर वो दे रहे हैं तो दे, खुले रहे, हमें तो बैसियत सारिफीन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे एलएनजी उनको दी जा रही है, क्या नाम है, सीएनजी स्टेशंस को, तो बरबला दे। लेकिन सुई गैस जो इस वक्त अवेलेबल है वो सारिफ के लिए फर्स्ट है, उसके बाद कमर्शियल के लिए है। तो आप सारिफ को तो अभी कहाँ मिल रही है? अभी भी बंद पड़ी हुई है, 8-8 घंटे नहीं आती है। और अगर हम बात करते हैं सुई नॉर्डन की, तो उन्होंने कहा जी ओगरा को जो है उन्होंने जो है वो अपनी दरख्वास्त भेजी, जिसमें उन्होंने कहा जी अब गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, और अगर इजाफा हो जाता है तो अगर किसी का 1000 रुपये बिल आता है तो वो 2500 रुपये बिल आएगा। अब आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है? पहले तो बिजली की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर पेट्रोल वाला ड्रामा हुआ
कि हम हड़ताल कर देंगे। अब ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ हमारे साथ बड़ी ज्यादती होती है कि ओगरा एक ऐसा अदारा है कि जो लोग हैं, जो चंद लोग होते हैं, जो उसके ऊपर एक चेयरमैन होता है, फिर नीचे एक बॉडी होती है उनकी, वो और सैलरी पे होते हैं, और वो फिर गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं, इतनी कीमतें, इतनी कीमतें। फिर उनकी एक छोटी सी एक कह लेंगे उन्होंने एक, अभी तो जब से ये कोविड शोविड चल रहा था तो वो उस पर अपना क्या कहते हैं लिंक पे ही डिस्कस हो रहा था कि जनाब, लेकिन उनकी जितनी भी मैं मीटिंग्स में गया हूँ जो उन्होंने मुलवाई हैं, चाहे वो अच्छे होटल्स में हो, कहीं में बड़े 5 स्टार होटल में तो बात करते हैं, जबकि आवाम बेचारी गरीब होती है। ओगरा को समझ नहीं आती कि इन्होंने बनाया क्यों है। आप ओगरा से बेहतर है आप जितने आपके एमपी एमएनएस बैठे हैं आप उनसे रह लें, उनसे पूछें, उनको पूछें कि भाई क्या हाल हवाल है। लेकिन ओगरा ने इस वक्त जो भी रिकमेंडेशन जाती है 19-20 करके अप्रूव कर देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपए की बात की है ना, तो वो कोई 1500, 1600, 1800 रुपए करके अप्रूवल डाल के वज़ीर आज़म साहब से अप्रूवल लेंगे, वो जी ठीक है हमने बढ़ा दिए पैसे। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, आप एलपीजी लेते हैं ना, एलपीजी कितना महंगा है, ये मिसालें ये देते हैं, ये सुई गैस वाले। तो अगर आप ये ले लेंगे तो फिर भी अगर सस्ता पड़ रहा है ना आपको, यानी कि आप अंदाजा करें कि ब्लैक मेलिंग भी किस तरह अदारे करते हैं, एक को कम दिखा के एक को ज्यादा बताकर। तो ये देखें ना, ये ब्लैक मेलिंग। तो मैं तो ओगरा को हमेशा एक ही कहता हूं कि ये बेसिकली वो अदारे हैं कि जो सार्फिन के साथ ज्यादती करने के लिए बने हैं, ओगरा हो या नेपरा हो, दोनों। क्योंकि ये ना आम सारिफ से ज्यादा बात करते हैं, यहाँ तक के इजलास होते थे तो मुझे याद है कि वो हमें बीच में से निकाल ही देते थे, शामिल नहीं करते थे। जैसे ही अभी लिंक से हम होते थे थोड़ी देर के बाद वो हम पता ही नहीं चला हम कहाँ चले गए। तो हमें तो पता है, क्योंकि जो बोलने वाला होता है या जो बात करने वाला होता है उसको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन इससे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि ये दोनों अदारे फजूल के लिए भी आपके ऊपर बोझ बने हुए, आप इनको बोझ को ख़त्म करें। इससे बेहतर है कि आप अपने एमपी एमएनए से काम लें, उनको बताएं। लेकिन वो एमपी एमएनए भी तो बेकार है, वो कौन से अच्छे हैं? आप सोचे ना कि इस वक्त कराची में आप पीटीआई को कितना वोट मिला है, ठीक है। अब लोग पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ यार इनका काम करना चाहिए ना, इनको भी तो फंड दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो ये पैसे कहाँ गए कराची में? तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे लगते हुए। कहीं ये दूध वाले मसले पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए आवाम के साथ के जी हम साथ आपके खड़े हुए, जबकि इनमें से 4-5 ऐसे एमपी हैं मैं उनको जानता हूँ। फिर एमएनए आपके वो नहीं खड़े। यहाँ तक कि एक एमएनए का मुझे आज तक याद है कि निजी टीवी ने भी इस पर प्रोग्राम किया मेरे साथ, बच्चे को बिजली के करंट से उसका हाथ डैमेज हो गया, और वहाँ का वो मुंतखब एमएनए है, चीमा करके नाम है, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं आ रहा, मलीर से। आप बिलीव करें, मैंने उसको व्हाट्सअप किया, उसको मैंने चीजें भेजी, उस जवान के बच्चे को जरा शर्म नहीं आई। सीन किया उन्होंने, मैसेज सीन किया। अच्छा, आजकल तो खैर ये भी आ गया ना, आप सीन ना भी करें तो पता नहीं होता है, ये भी है, बड़े ड्रामे हैं जी व्हाट्सएप में भी। बात ये है कि उसने एक आम आदमी को क्या जवाब देना है कि मैं बहैसियत चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स, एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट, मैं उनसे बात कर रहा हूं, उस एमएनए ने मुझे ही नहीं जवाब दिया। मतलब आप सोचे, तो मैं तो उसका नाम ले रहा हूँ, वो एमएनए चीमा कोई नाम का है मलीर से, उसको अपनी जिम्मेदारियों का नहीं पता। तो इसलिए मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को कि आपको वोट दिया है लोगों ने, बल्ले को वोट दिया है, आपके इन एमएनए एमपी की शक्लों को देखकर किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन इन शक्लों को समझाएं, कम से कम आवाम के पास तो जाएं, आवाम से बात तो करें, आवाम के दुख सुख तो सुने। ठीक है, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कोई थपकी मार देता है तो इंसान थोड़ा सा कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ थपकी मारने के लिए भी कोई नहीं, वरना एक जमाना था कि सिंध के जो अपोजिशन लीडर है, जरा सा कहीं कुछ होता था पूरी बस भर के ले आते थे अलीम आदिल शेख साहब। आज नहीं निकल रहे, दूध महंगा हो रहा है तो आए ना, वो भी हमारे साथ आए ना, मुझे तो अच्छा लगेगा। फिर इसके अलावा जहां कोई मसला होता था पहले वो खुद पहुंचते थे, अब वो कहानी खत्म हो गई क्योंकि अब वो खुद सिंध के अपोजिशन लीडर है। तो मैं तो जला कटा बैठा हूं भाई, मैं तो, लोग कहते पीपल्स पार्टी को मैं क्यों बुरा कहूं, मैं इनको क्यों ना बुरा कहूं, क्योंकि वोट तो कराची की आवाम ने इनको दिया था। बिल्कुल ऐसा तो मैं ये समझता हूं कि इस तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए, इनको आकर बात करनी चाहिए और एमपी एमएनए साहिबान को मोहम्मद अकरम चीमा साहब उतरना चाहिए। हाँ, मोहम्मद अकरम चीमा साहब, अकरम चीमा साहब हैं जी, वो जो भी हैं वो माशाल्लाह बहुत ही तगड़े एमएनए हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने हलके के लोगों का ख्याल नहीं किया। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन शकील बेग साहब, जो कि एक हमेशा से सारिफ की आवाज़ बनते हैं। आप नस्र टावर पे भी वो गए और उन्होंने तमाम जायज़ा लिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से तमाम डिटेल्स भी शेयर करी कि वहाँ के हालात क्या हैं। फिर हमने बात करी जी गैस पर, उन्होंने बताया कि गैस जो है कुछ टाइम बाद शायद हमें ना मिले,
लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कराची में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है हम एक जुमानजी में है, एक पड़ाव ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, इसी को हमने भुगतना है। ऐसे लेवल से हम पार करते जाएंगे। देखते हैं आगे क्या हुक्मरान हमें कैसे मिलते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम क्रॉस चेक, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।